डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन में ही हम अपने एक और पोर्शन की तरफ आ जाते हैं जिसका नाम है डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आपने कोई भी एक नॉन करंट एसेट बाय किया, मशीन बाय की, फर्नीचर बाय किया, गाड़ी बाय की, कोई भी आपने नॉन करंट एसेट बाय किया, कुछ साल आपने उसे इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद अब आपको एहसास होता है कि यार ये एसेट अब मुझे बेच देना चाहिए किसी भी वजह से। या तो ये तंग कर रहा है, या ये मॉडल पुराना हो गया, अब नए मॉडल की मशीन आ गई है, नए मॉडल की गाड़ी आ गई, वो होनी चाहिए। तो किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप अपने एसेट को सेल कर देते हैं तो उसे हम नाम देते हैं डिस्पोजल का। ठीक है, तो अब ये डिस्पोजल को हम अकाउंटिंग में किस तरह से ट्रीट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, इसके रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को मद्देनज़र रखते हुए। ओके भाई, तो पहले कि आपके सामने मैंने डिस्पोजल की डेफिनेशन तो बता दी, डिस्पोजल से क्या मुराद है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम्पल आपके सामने एक रख दूँ। हमारे पास कोई एक मशीन है, हम उसे डिस्पोज करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उसके लिए कुछ ज़रूरी बात है वो समझ लेते हैं। मशीन हमने बाय की है, परचेज़ की है $20,000 की। डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 2021, वही पुरानी वाली डेट है, बस कॉस्ट मैंने तब्दील कर दी है। मेथड यूज़ करते हैं हम इस पर स्ट्रेट लाइन मेथड और परसेंटेज की सूरत में। ठीक है जी, और बेच रहे हैं हम इसे 1 जनवरी 2025 को। बाय की थी 1 जनवरी 2021 को, बेच रहे हैं हम इसे 1 जनवरी 2021 को, यानी 25 को, यानी 21 इस्तेमाल हुई, 22, 23 और 24, 4 ईयर्स हमने इस मशीन को इस्तेमाल किया। और उसके बाद जैसे ही 2025 स्टार्ट हुआ हमने बोला चलो अब बेच देना चाहिए, जान छुड़ाओ इससे। अच्छा भाई, बेच रहे हैं तो कितने में बेचेंगे? सोल्ड फॉर कैश। अज्यूम करते हैं हमने इस मशीन को कैश पर सेल किया है और $10,000 में हमने इसे किसी को बेच दिया, किसी को टिका दिया। ठीक है भाई, अब सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि आपने इस मशीन को सिर्फ 4 ईयर्स यूज़ किया है, 2021, 2022, 2023 एंड 2024। अगर 4 ईयर्स यूज़ किया है तो सर 4 ईयर्स यूज़ करने से इस मशीन की कीमत भी तो गिरी होगी। जी सर, बिल्कुल गिरी होगी। तो सर पहले तो ये बता दीजिए कि इन 4 ईयर्स में कितनी कीमत गिरी होगी, पहले तो ये बता दीजिए। सर हम तो ये तो पढ़ ही नहीं रहे ना, हम तो ये जानना चाहते हैं कि सर बेची कितने में। अरे कोई बात नहीं, रुको ज़रा, सब्र करो, हौले हौले, आहिस्ता आहिस्ता। पहले ये तो बताइए कि सर 4 ईयर्स में कितनी कीमत गिरी, फिर मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा कि बेचने वाले मामला क्या है। ठीक है भाई, सर कैसे बताएं, कौन से मेथड से बताएं, ये लीजिए वो भी लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर लीजिए और बता दीजिए कि इन 4 ईयर्स में कितनी कितनी कीमत गिरी। चलिए भाई आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। फॉर्मूला याद है? जी सर, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। नहीं, यहाँ लाइफ वाला नहीं लगेगा भाई, यहाँ क्योंकि परसेंटेज गिवन है तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है सर, कॉस्ट तो पता है $20,000, सर रेजिडुअल वैल्यू तो कहीं आपने बताई नहीं। इन केस किसी क्वेश्चन में अगर रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो आप उसकी जगह पर 0 अज्यूम कर लीजिए, नहीं है। ठीक है भाई, यानी ये चीज़ बिकेगी नहीं, ये चीज़ फिकेगी, है ना। कोई चीज़ ऐसी होती है सर, नहीं सर वापस नहीं बिकेगी, तो उसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं अज्यूम करते हैं। तो कॉस्ट कितनी है सर इसकी? कॉस्ट है सर $20,000। जब रेजिडुअल वैल्यू नहीं है यानी 0, तो डायरेक्ट कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट से, जो कि मैं यहाँ करता हूँ। कॉस्ट कितनी है? $20,000, रेजिडुअल वैल्यू यानी 0 है, 0 पुट कर दीजिए, तो 20,000 में से 0 माइनस करेंगे 20,000 ही आएगा, बस उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट से, यानी 10% से। तो 20,000 का 10% लीजिए, कितना बन जाता है सर? $2,000, यानी हर साल मेरी मशीन की जो कीमत गिरेगी वो $2,000 गिरेगी। ठीक है भाई, अब इसे हम यहाँ टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर लेते हैं, उम्मीद है ये आपको याद होगा। कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन और नेट बुक वैल्यू। तो पहला जो मेरा ईयर होगा वो कौन सा होगा? 2021, पहला ईयर मेरा 2021। कॉस्ट क्या थी सर? कॉस्ट थी आपकी मशीन की $20,000। पहले साल क्या कीमत गिरेगी सर? पहले साल आपकी मशीन की कीमत गिरेगी $2,000। ठीक है भाई, डेप्रिसिएशन $2,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अब तक कीमत कितनी गिरी सर? पहला ईयर है तो सर पहले ईयर की अब तक कीमत गिरी है $2,000। और बुक वैल्यू क्या होगी? मशीन लाए थे $20,000 की और 2,000 कीमत गिर गई, तो इस वक्त इसकी जो बुक वैल्यू होगी वो होगी $18,000। ठीक, 20,000 में से 2,000 को लेस कर दे। उम्मीद है ये मेथड आपको याद होगा। फिर 2022 में आ गए, कॉस्ट सेम रहेगी 20,000, डेप्रिसिएशन भी सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, 2,000 कीमत गिरेगी अगले साल। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2 साल हो गए सर, पहले साल 2,000, दूसरे साल 2,000,
तो प्रोविजन कितना हो जाएगा सर, अब तक कीमत गिरेगी इसकी 4000, यानी सम ऑफ डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू क्या होगी, 20,000 की लाए थे, 4,000 कीमत गिर गई, माइनस कर दीजिए, तो इस वक्त इसकी कीमत होगी $16,000। ठीक है सर। नेक्स्ट ईयर आ जाएगी 2023 पर, कॉस्ट सेम रहेगी, डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। प्रोविजन क्या हो जाएगा सर, अब तक कितना डेप्रिसिएशन है, 2, यानी टोटल कर लीजिए इसका, टोटल कितना बनता है $6,000, यानी कि यूँ कही कि 4,000 में इस 2,000 को ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया मेरे पास प्रोविजन, यानी $6,000। बुक वैल्यू अभी क्या कीमत होगी, 20,000 की लाए थे, 6,000 अब तक कीमत गिर चुकी है, माइनस कर दीजिए, तो इस वक्त इसकी कीमत होगी $14,000। फिर 2024 में भी आएंगे सर, कब तक करना ही है, जब तक बेच ना दें तब तक करते रहिए। यही बात बताइए ना आपको कि भाई 2025 में बेच दी, तो 2025 से पहले यानी 24 तक, 2024 तक डेप्रिसिएशन निकालते रहिए। ओके भाई, कॉस्ट सेम रहेगी, डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, प्रोविजन में 2,000 और ऐड हो जाएंगे, 6,000 में 2,000 ऐड कर दीजिए, यानी 8,000। बुक वैल्यू कैसे आ जाएगी, इस 20,000 में से इस 8,000 को लेस कर दीजिए, तो बुक वैल्यू बन जाती है 12,000। सही जनाब। क्या 25 का भी डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन से मुराद है कीमत में कमी इस्तेमाल से। तो 2025 में तो सर मशीन इस्तेमाल ही नहीं हुई, 2025 के बिल्कुल पहली तारीख को ही सुबह सवेरे ही आपने मशीन बेच दी, तो 2025 में तो चीज़ इस्तेमाल ही नहीं। जब तक चीज़ इस्तेमाल होगी तब तक ही तो उसकी कीमत गिरेगी, जब चीज़ इस्तेमाल ही नहीं होगी तो कीमत कैसे गिरेगी। तो मेरे पास ये मशीन 2021 में इस्तेमाल हुई, 2022 में, 2023 में और 2024 में, तो मैंने उसी के बारे में ये सारी बातें यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दी। अब इसके बाद ये मशीन मेरे पास इस्तेमाल नहीं हुई, तो 2025 का डेप्रिसिएशन नहीं निकाला जा सकता इस पर। ठीक है, ओके। तो डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बनता है मेरा, $8,000 है ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2024 पे जो मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो कितना बनता है, $8,000। मैं इसको यूँ कह सकता हूँ कि 31 दिसंबर 2024 को डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000, या यूँ भी कह सकता हूँ कि 1 जनवरी 2025 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000। ठीक है, अच्छा भाई, यानी कि इन 4 सालों में कितनी कीमत गिरी है सर, $8,000। बुक वैल्यू क्या है इसकी सर, इस वक्त आपकी मशीन की जो बुक वैल्यू है 4 साल के बाद वो $12,000, यही शो हो रहा है ना भाई। 4 साल के बाद मेरी मशीन की जो बुक वैल्यू है वो $12,000 है। $20,000 की लेकर आए थे, $8,000 इसकी कीमत गिर चुकी है, तो इस वक्त इसकी जो मौजूदा कीमत होगी वो $12,000 होगी। ठीक है भाई, कॉस्ट कितनी थी, $20,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, $8,000, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अब तक कितनी कीमत गिरी, $8,000। बुक वैल्यू कितनी, $12,000। अब इस मशीन को मैंने 4 साल इस्तेमाल करने के बाद मैंने सोचा यार अब नई मॉडल की मशीन लेकर आ जाऊँ। ये मशीन बहुत पुरानी भी हो गई, 4 साल भी हो गए, और अब क्योंकि पुरानी मशीन पे काम करता रहूँगा, मेरे कंपटीटर्स नई मशीन पर काम कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन कर रहे हैं, मेरा माल स्लो बन रहा है, इसको बेच के नई मशीन लेकर आएंगे। फिलहाल इसको बेचने चलते हैं। तो इस मशीन को मैंने सेल आउट कर दिया। अब कितने में बेचा है वो सवाल में लिखा है, बेचा है मैंने इसे $10,000 में। अब सोचिए कि $10,000 में अगर मैं इस मशीन को बेचता हूँ तो मुझे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। सर 20,000 की ली थी, 10,000 में बेच दी, 10,000 का नुकसान हो गया। तो ये आप गलत सोच रहे हैं। 20,000 की अगर मैंने ली थी तो मैंने 4 साल इस्तेमाल भी तो किया इसे, यानी 4 साल तक मैंने इस मशीन से कुछ पैसा भी तो कमाया, यानी कुछ वसूल भी तो किया है मैंने। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हैं। 4 साल में कितनी कीमत गिरी सर, 8,000 कीमत की गिरी। तो अगर 20,000 की मशीन लाया था, 8,000 कीमत गिर गई, तो आज की तारीख में इसकी मौजूदा कीमत क्या है सर, मेरे मुताबिक ये चीज़ इस वक्त 12,000 से ज़्यादा की नहीं है। यानी आपके मुताबिक ये चीज़ अब 20,000 की नहीं है। 20,000 में से आप यूँ समझिए कि आपने इससे 8,000 वसूल कर लिए। इस वक्त जो इसकी मौजूदा कीमत है वो $12,000 है। तो $12,000 के हिसाब से अभी अपनी चीज़ 12,000 के हिसाब से सोचिए कि 12,000 की इस वक्त मेरी मशीन है, $12,000 की, और $12,000 की मशीन कितने में सेल आउट हो गई सर, 10,000 में सेल आउट हो गई। ये बात यहाँ पे लिखी, सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड का मतलब जो उसको बेचकर जो पैसा आपको हासिल हुआ। तो ये मशीन आपने सर बेची है $10,000 में, हालांकि इस वक्त ये मशीन कितने की थी, आपके अंदाजे के मुताबिक सर कम से कम $12,000 तो मिलने चाहिए थे, लेकिन 12,000 की बिकी नहीं। कितने की बिकी, $10,000 की। अब सोचिए कि अगर मेरी चीज़ 12,000 की है और कोई मुझे उसके $10,000 देता है तो कम पैसे दे रहा है, कम पैसे दे रहा है तो दिल को धचका लग रहा है, यानी नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कितने का सर, $2,000 का आपको हुआ नुकसान। कैसे मालूम किया, इस बुक वैल्यू में से इस सेल प्रोसीड को मैंने माइनस कर दिया, तो $2,000 का मुझे लॉस हो गया डिस्पोजल में।
डिस्पोजल से मुराद क्या बताई? बेच देना। यानी इस मशीन को बेच देने से मुझे $2000 का नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, कारोबार में नुकसान चलता रहता है। लेकिन अगर नहीं बेचता तो शायद नई मशीन नहीं आती, नई मशीन नहीं लाऊंगा तो शायद प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगा, तो शायद और नुकसान होता। तो फिलहाल मुझे ये नुकसान गवारा है, कबूल है। तो $2000 का नुकसान हुआ इस मशीन को बेचने में। ठीक है जनाब, ओके। ये तो इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको समझाई। अब ज़रा इसको रिकॉर्ड करना सीखते हैं कि अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री यानी जर्नल में इसको रिकॉर्ड करना चाहूँ तो कैसे मैं इसे रिकॉर्ड करूँगा। ये आपसे पूछते हैं, एंट्रीज भी पूछी जाती हैं, सिर्फ लेजर्स ही नहीं पूछेगा इसके अंदर, इसमें एंट्रीज भी आपसे पूछी जाती हैं। तो एंट्रीज को भी ज़रा समझिएगा। अच्छा भाई, अब इसमें 4 एंट्रीज बनती हैं। डिस्पोजल के प्रोसेस के दौरान टोटल 4 एंट्रीज बनाई जाएंगी। पहली एंट्री किस चीज़ की? क्लोज नॉन करंट एसेट। जो मेरे पास मशीन थी मैंने क्या कर दी? इसका बेच दिया। जब बेच दी तो ये मशीन मेरे पास रही या ख़त्म हो गई? तो आपका जवाब होगा सर ख़त्म हो गई, बेच दी, चीज़ ही नहीं है। जब चीज़ नहीं है तो क्या उसका रिकॉर्ड मेरी बुक्स में होना चाहिए? तो आपका जवाब होगा नहीं सर। अगर बुक्स के अंदर उसका रिकॉर्ड शो होता रहा तो आप खुशफहमी का शिकार रहेंगे कि अभी भी मेरी बुक्स के मुताबिक मेरे पास 20,000 की मशीन है, हालांकि अब तो नहीं है। सर इस मशीन को आपको अपनी बुक्स से ख़त्म कर देना चाहिए। कैसे ख़त्म करें सर? अभी बता देते हैं। मशीन इटसेल्फ क्या है? सर ये नॉन करंट एसेट है। हमने शुरू में एक बात पढ़ी थी कि जितने भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं या जितने भी एसेट्स होते हैं उनका बैलेंस कहाँ होता है? सर उनका बैलेंस होता है डेबिट साइड पर, आपको याद होगा। और पिछले लेक्चर में हमने लेजर्स भी पढ़े थे। तो मशीन का जो बैलेंस बीडी आया था वो कहाँ पर आया था? डेबिट साइड पर। तो मशीन एसेट है, इसका बैलेंस होगा डेबिट साइड पर। सर इसे ख़त्म कर दीजिए। अच्छा नहीं लग रहा, चीज़ अच्छी नहीं लग रही। क्यों नहीं सर? बेच दिया आपने, ख़त्म कर दी। ख़त्म करने के लिए अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस है? प्रोसीजर ये है कि अगर कोई चीज़ डेबिट साइड पर है तो उसे ख़त्म करने के लिए क्रेडिट साइड पर लिख दीजिए। तो अपनी मशीन को ख़त्म करने के लिए सर उसे लिख दीजिए क्रेडिट साइड पर। मैंने भी लिख दिया मशीन को क्रेडिट साइड पर। कितने से? ओरिजिनल कॉस्ट, असल कीमत। क्योंकि मेरे लेजर्स में वो मशीन कितने की लिखी हुई होगी? सर आपके लेजर्स में वो मशीन $20,000 से लिखी हुई है। मुझे वो मशीन ख़त्म करनी है, अपने बुक से हटा देनी है। तो हटा देने के लिए मुझे ओरिजिनल कीमत से ही उसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट भी करना पड़ेगा, तब जाकर उसका बैलेंस 0 होगा, तब वो मशीन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सर डेबिट साइड पर क्या लिखा जाएगा? तो डेबिट साइड पर आप लिखते हैं जब कोई भी एसेट डिस्पोज करते हैं, सेल आउट करते हैं, तो डेबिट साइड पर हम एक अकाउंट, एक टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट करते हैं हर एंट्री के लिए। डिस्पोजल के प्रोसेस के दौरान हर एंट्री के लिए एक टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट किया जाता है जिसका नाम होता है डिस्पोजल। अब ये डिस्पोजल ऑफ मशीन हो सकता है, डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर हो सकता है, जो भी हो सकता है। फिलहाल मैं इसे नाम दे रहा हूँ डिस्पोजल का। तो वही वैल्यू डेबिट साइड पर भी आ जाएगी। ये तो बचपन से आपको बात मालूम है कि जितना क्रेडिट में होगा उतना डेबिट में भी होना चाहिए, जितना डेबिट में हो उतना क्रेडिट में भी होना चाहिए। तो डिस्पोजल को सेम अमाउंट से आप डेबिट भी कर देते हैं। ठीक है, ये हो गई पहली एंट्री। यानी जो मेरी मशीन थी, इस मशीन को मैंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ठीक है, मशीन तो फेंक दी, लेकिन सर मशीन के साथ उसका डेप्रिसिएशन भी तो था। आपने तो सिर्फ मशीन को क्लोज किया है। पिछले लेक्चर में हमने बात पढ़ी थी कि मशीन के साथ हम एक और लेजर बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। तो अभी तो आपने सिर्फ यहाँ पर सर मशीन के लेजर को क्लोज किया है। अब जो प्रोविजन का डेप्रिसिएशन है, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो लेजर है $8,000, ये तो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ। तो जो मेरा सेकंड स्टेप है वो यही है, क्लोज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इस प्रोविजन को भी क्लोज कर दीजिए। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने बार बार आपको ये बात समझाई थी कि प्रोविजन रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड पर, बार बार देखा था। और प्रोविजन का बैलेंस भी अगर आपने देखा हो तो कहाँ पर आया था? क्रेडिट साइड पर। तो मुझे उस प्रोविजन को अब क्लोज कर देना चाहिए। अच्छा नहीं लग रहा, मोबाइल फ़ोन छिन गया, उसका चार्जर रखा हुआ है, क्या करूँ रख के? अब तो वो मोबाइल फ़ोन का चार्जर भी किसी और में नहीं लग रहा, ऐसा चार्जर था। तो आपकी मशीन यानी फिक्स एसेट, आपका नॉन करंट एसेट जब नहीं रहा तो उसका कॉन्ट्रा अकाउंट रखकर क्या करेंगे आप? उससे एसोसिएटेड अकाउंट रखकर क्या करेंगे जब मेन अकाउंट ही नहीं है? डेप्रिसिएशन के मायने क्या है? मशीन की कीमत में कमी। जब मशीन ही नहीं रही तो क्या किसी की कीमत गिरेगी? नहीं सर। मशीन ख़त्म तो उसके साथ उसका कॉन्ट्रा अकाउंट भी ख़त्म हो जाता है। ये बात जहन में बिठा लीजिए कि जितने कॉन्ट्रा अकाउंट्स होते हैं वो अपने मेन अकाउंट के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। मेन अकाउंट ख़त्म तो कॉन्ट्रा अकाउंट भी ख़त्म। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीन से रिलेटेड था। मशीन आपने बेच दी, उसका डेप्रिसिएशन भी आप क्लोज कर देंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ होता है? क्रेडिट साइड पर होता है। इसे अगर मैं क्लोज कर दूं, खत्म कर दूं, तो कहाँ लिखना चाहिए? सर डेबिट साइड पर लिख दीजिए। तो मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को यहाँ पर लिख दिया डेबिट साइड पर
8,000 से। अब क्रेडिट क्या करेंगे, वही बात कि क्रेडिट के लिए आप फिर एक टेम्परेरी अकाउंट यूज़ करेंगे जिसका नाम क्या है, डिस्पोजल अकाउंट। तो डिस्पोजल को लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पर, तो डिस्पोजल को मैंने लिख दिया कहाँ पर, क्रेडिट साइड पर 8,000 से। ये डिस्पोजल क्या है, कौन सा अकाउंट है भाई, ये है टेम्परेरी अकाउंट, ठीक है। वक्ती तौर पर ये अकाउंट क्रिएट किया जाता है और वक्ती तौर पर ये खत्म भी हो जाएगा। अभी हम इसे खत्म भी करके आपको देंगे ऑन द डेट, जिस डेट पर आप ये काम कर रहे हैं, कब, 1 जनवरी 2025 को ये अकाउंट क्रिएट होगा और उसी दिन ये अकाउंट क्लोज भी हो जाएगा। सर ये जो टेम्परेरी अकाउंट होते हैं इनकी नेचर क्या होती है, अभी थोड़ी देर इंतजार कीजिए, शायद मुझे याद रहा तो बता दूंगा, वरना एंड तक लेकर चलता हूँ इसको। बहरहाल मशीन क्या है सर, एसेट है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है सर, एसेट का कॉन्ट्रा। ये दो बातें तो समझ में आ रही है। डिस्पोजल क्या है बताता हूँ। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर। जो तीसरा स्टेप है मेरे पास वो है सेल का, सेल प्रोसीड्स। ये जो मशीन हमने बेची है, हाँ जी सर बेची है, कितने में बेची है, $10,000 में। मशीन ख़त्म, उसका डेप्रिसिएशन ख़त्म, लेकिन मशीन को बेचने से मेरे पास कुछ आया। हाँ क्या बात है, क्या आया सर, आपके पास कैश आया। लिखा मैंने सवाल है, सोल्ड फॉर कैश, कैश मेरे पास आया। तो कैश क्या है सर, कैश मेरे लिए एसेट है और एसेट मेरे पास आ रहा है यानी बढ़ रहा है। अगर एसेट बढ़ जाए तो कहाँ लिखना चाहिए सर, लिख देना चाहिए डेबिट साइड पर। तो मैंने कैश को लिखा डेबिट साइड पर 10,000। ये कौन सा 10,000, ये वाला 10,000, जितने में बेचूंगा उतना कैश आएगा। 10,000 में बेचा तो कैश भी आया मेरे पास $10,000। तो कैश को सर मैंने डेबिट किया $10,000 से। अब क्रेडिट क्या करूं, कुछ समझ ना आए तो बस वही क्रेडिट कर दिया जो बता रहे हैं, क्या, डिस्पोजल। तो डिस्पोजल को लिख दिया मैंने क्रेडिट साइड पर $10,000 से, ठीक है। आप गौर कीजिए कि पूरे डिस्पोजल के प्रोसेस के दौरान हर एंट्री में एक एक बार डिस्पोजल का वर्ड आया। पहले मशीन क्लोज की, फिर उसका डेप्रिसिएशन क्लोज किया और फिर उसके बदले जो कैश आया वो आपने लिखा। अब देखिए यहाँ पर डिस्पोजल डेबिट है $20,000 से, यहाँ पर क्रेडिट है $8,000 से और यहाँ पर भी क्रेडिट है $10,000 से। तो क्रेडिट और क्रेडिट में एक तरफ कर लेता हूँ, ये दोनों क्रेडिट हैं। 10 और 8 मिलाकर कितने हो गए, 18,000। और यहाँ डेबिट है 20,000, इसे अलग कर लेता हूँ। तो डेबिट में डिस्पोजल कितना हो गया 20,000 और क्रेडिट में डिस्पोजल कितना हो गया 18,000। 20 और 18 दोनों, एक डेबिट में ये क्रेडिट में। डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालिए, कितना डिफरेंस आ रहा है, $2,000। ये वही $2,000 है जो आपका लॉस हुआ था डिस्पोजल में। ये उसी लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डिस्पोजल $2,000, ठीक है जनाब। तो अब आते हैं अपनी आखिरी एंट्री पर, क्लोज डिस्पोजल। वो जो डिस्पोजल का डिफरेंस आ रहा है ना, उसे क्लोज कर दीजिए, या फिर यूं कहिए कि जो भी गेन या लॉस हुआ है आपके एसेट को बेचने में, उसे रिकॉर्ड कर दीजिए। तो क्या हुआ सर, हमें लॉस हुआ, एसेट को बेचने में लॉस हुआ। लॉस का मतलब मेरा एक एक्सपेंस है, नुकसान हुआ है, एक्सपेंस हुआ है। और एक्सपेंस से मेरे कहाँ पे इफेक्ट पड़ता है सर, आपकी इनकम स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल बताया था आपने। लॉस से इनकम स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ता है और लॉस बढ़ रहा है यानी नुकसान मेरा बढ़ रहा है, तो इनकम स्टेटमेंट कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड पर। तो इनकम स्टेटमेंट को मैंने लिखा डेबिट साइड पर $2,000 से। अब क्रेडिट साइड पर क्या आएगा, वेज डिस्पोजल। डिस्पोजल को मैंने लिखा क्रेडिट साइड पर $2,000 से। अच्छा यहाँ ज़रा लफ्ज़ पढ़िए, क्लोज डिस्पोजल। अब चेक कीजिए, डिस्पोजल क्रेडिट में 2,000, डिस्पोजल क्रेडिट में 10,000 और डिस्पोजल क्रेडिट में 8,000। सारे क्रेडिट एक तरफ कर लिए, 10, 2, 8 कितने हो गए 20,000। तो डिस्पोजल क्रेडिट में कितना हो गया 20,000 और डिस्पोजल डेबिट में कितना था 20,000, ठीक है। तो बैलेंस करूं तो क्या आएगा, जीरो आएगा सर। डेबिट में भी 20 और क्रेडिट में भी 20, तो सर आपका जो डिस्पोजल था उसका कोई बैलेंस नहीं बचेगा, यानी कोई बैलेंस शीट ही नहीं होगा, कोई बैलेंस शीट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितना अमाउंट डेबिट में था उतना ही अमाउंट क्रेडिट में भी है, तो डिस्पोजल आपका जीरो हो गया यानी क्लोज हो गया। इसी दिन क्रिएट हुआ डिस्पोजल का अकाउंट और इसी दिन जीरो भी हो गया। क्या कहा था, टेम्परेरी अकाउंट है, ठीक है जनाब। और टेम्परेरी अकाउंट अगर है तो सर टेम्परेरी अकाउंट की नेचर क्या होती है, टेम्परेरी अकाउंट का जो इफेक्ट पड़ता है वो आपके इनकम स्टेटमेंट पे, यानी उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो आपके प्रॉफिट या लॉस पे आपका इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए डिस्पोजल से मेरे इनकम स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ा और डिस्पोजल की वजह से क्योंकि मुझे लॉस हुआ था, तो लॉस से इनकम स्टेटमेंट कहाँ पर लिखा जाता है, डेबिट साइड पर। आपको याद होगा कि एक्सपेंस अगर होता है तो एक्सपेंस से इनकम स्टेटमेंट कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड पर। तो लॉस भी क्या है, एक्सपेंस है,
तो इसी वजह से मेरा इनकम स्टेटमेंट कहाँ पर आ गया, डेबिट साइड पर आ गया 2000 से, क्योंकि लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ। और डिस्पोजल क्लोज करने के लिए मैंने उसे कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड पर। ठीक है, अच्छा ये 3 एंट्रीज ऐसे ही रहेंगे, जब भी एसेट को क्लोज करेंगे यही एंट्री रहेगी, सेम एंट्री, अमाउंट चेंज हो जाएगी। प्रोविजन की एंट्री सेम रहेगी, हाँ सेल की एंट्री समटाइम चेंज हो जाएगी। अगर आपने कैश पर सेल किया तो कैश डेबिट हो जाएगा, और अगर आपने उधार पर अपना एसेट सेल किया है तो जो भी सब कस्टमर का नाम है वो नाम यहाँ पर आ जाएगा, या फिर ट्रेड रिसीवेबल जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। हाँ जो 4th एंट्री है वो एंट्री बनेगी तो, लेकिन ये एंट्री चेंज हो जाएगी। अगर लॉस हुआ है तो लॉस की सूरत में एंट्री बनेगी इनकम स्टेटमेंट डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। लेकिन अगर गेन हो जाए, इन केस ऑफ गेन, तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, यानी डिस्पोजल डेबिट हो जाएगा और इनकम स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। तो जनाब यहाँ पर हमने आज के इस लेक्चर में क्या समझा, हमने ये समझा कि डिस्पोजल की कैलकुलेशन कैसे की हमने, एक वर्बली थोड़ी सी, और डिस्पोजल से रिलेटेड हमने कितनी एंट्रीज बनाई। डिस्पोजल से रिलेटेड हमने 4 एंट्रीज बनाई हैं, इनको माइंड में रखिएगा। अब इन्हीं एंट्रीज को लेकर हम अगले लेक्चर में लेजर्स के अंदर पोस्टिंग समझेंगे कि अगर इन्हीं एंट्रीज को हम लेजर्स में पोस्ट करें तो किस तरह से उसे शो किया जाएगा। फिलहाल आज के लिए हम इतना रखेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे हम इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।